The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। आज हम बात करेंगे भारत के कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की। वो प्रोटोकॉल जिसके तहत देश भर में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ये विषय इसलिए क्योंकि कल यानी 17 मई को इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने अपने कोविड प्रोटोकॉल में से प्लाज्मा थेरेपी को बाहर निकाल दिया। ये निर्णय उस रिसर्च के सामने आने के बाद लिया गया जिसमें कहा गया था कि प्लाज्मा थेरेपी से अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाई जा सके, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। ऐसा ही कन्फ्यूजन रेमडेसिविर और टॉसिलिजुमैब नाम की दवा के बारे में भी देखने को मिलता है। देश में कोविड के प्रोटोकॉल पर भी सवाल उठते हैं। सवाल ये कि जिस नींव पर कोरोना मरीजों का उपचार किया जा रहा है उसका वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? बात ICMR के कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से शुरू करते हैं। 17 मई से वापस चलते हैं 22 अप्रैल के दिन। इस दिन ICMR ने एक प्रोटोकॉल जारी किया। कोविड का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अमूमन 3 कैटेगरीज में बटा होता है: होम आइसोलेशन के मरीज, कोविड वार्ड में भर्ती मरीज और आखिर में ICU में भर्ती मरीज। और इस प्रोटोकॉल में इलाज के तमाम तरीकों और दवाओं का उल्लेख होता है कि किस तरह के मरीज को किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। 22 अप्रैल 2021 वाले इस प्रोटोकॉल को देखें तो आखिर में प्लाज्मा, रेमडेसिविर और टॉसिलिजुमैब का उल्लेख किया गया और साथ में एक नोट नत्थी था ऑफ द लेबल। ऑफ द लेवल यानी वो दवाएं और इलाज के तरीके जिसके बारे में अभी बहुत सीमित मात्रा में रिसर्च उपलब्ध है और इन्हें इमरजेंसी यूज़ के अप्रूवल दिए गए हैं। यहाँ पर हम बता दें कि WHO की गाइडलाइंस ऐसी किसी भी दवा या तरीके के लिए क्लिनिकल ट्रायल से अलग इस्तेमाल के लिए परमिशन नहीं देती है। ऐसे में ICMR का प्रोटोकॉल ही ये बात कहता है कि चाहे प्लाज्मा हो, रेमडेसिविर या टॉसिलिजुमैब, उनके कोविड में उपयोग को लेकर सीमित रिसर्च उपलब्ध है, लेकिन फिर भी ये इलाज में लगातार दिए जा रहे हैं। हमसे बातचीत में डॉक्टर बताते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना से 1.5 साल की लड़ाई के दौरान बहुत सारी रिसर्च आई, कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया, लेकिन इंडिया में कोरोना के मरीजों के इलाज का तरीका इन बदलावों के साथ नहीं बदला। सबसे पहले सुनिए डॉक्टर गोविंद को। प्रॉब्लम ये है कि हमारा अपना रिसर्च डेटा अवेलेबल कम से कम है। मतलब हो सकता है पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन लोगों का रिस्पांस भी थोड़ा वेरी करता हो, बट एटलीस्ट जो WHO ने पूरे वर्ल्ड के जितने भी ट्रायल हुए हैं उनका कलेक्टिव डेटा CDC ने और WHO ने भी अभी अप्रैल 2021 में एक समरी 80 पेजेस की 300 पेजेस की जो जारी की है, तो आई थिंक ऑल ओवर इंडिया उसे अडॉप्ट करने की जरूरत है। 2 चीजें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है, एक तो कि जैसे पिछले साल की बात हो रही थी कि एम्पेरिकली लोगों को एंटीबायोटिक्स लाइक एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन ये सब दिए जा रहे थे। उसके पीछे WHO का ये रेशनल रहा होगा कि आपको पता नहीं है कि कोई आदमी अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स लेकर के आ रहा है, हो सकता है कि वो कोविड हो सकता है कि इन्फ्लुएंजा हो सकता है कि वो बैक्टीरियल निमोनिया भी हो। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये गाइडलाइन जारी करी गई थी कि आप तब तक जो टैमीफ्लू ड्रग है जो इन्फ्लुएंजा के लिए है वो भी स्टार्ट कर दो, कोई एक एंटीबायोटिक दे दो जो कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया के लिए हो, और जैसे ही अगर कोविड कंफर्म हो जाता है तो वो सारी एंटीबायोटिक हटा लो। समहाउ ये बात इस बार कम्युनिकेट नहीं हो पाई। मतलब कि अभी तक हम उसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि इस बार 99% चांसेज है कि अगर कोई ऐसे सिम्टम्स लेकर के आ रहे हैं तो वो कोविड होने की ही संभावना ज्यादा है। सवाल यह भी उठता है कि भारत में कोरोना के इलाज का प्रोटोकॉल तय कौन से लोग करते हैं? कौन सी एजेंसी ये बताने में शामिल होती है कि कोरोना के मरीजों को कौन सी दवा लिखी जाए? कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने कई तरह की टीमें बनाई हैं जो तकनीकी और रणनीतिक जानकारी देने के साथ आगे की तैयारियों के लिए भी सलाह देती हैं, और इन्हीं के आधार पर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से समय समय पर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के संबंध में गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। कोरोना संक्रमितों के इलाज का प्रोटोकॉल जो संस्थाएं तय करती हैं वो हैं ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप, ICMR कोविड-19 स्पेशल टास्क फोर्स, एम्स। पिछले साल जब कोरोना एक देश से दूसरे देश पहुंचने लगा तो जनवरी 2020 में एक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया। ये ग्रुप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को तकनीकी मामलों में सलाह देने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के नेतृत्व में बनाया गया और इसका काम क्या था?
कोरोना महामारी से जोखिम का आकलन करना, उसके हिसाब से तैयारी करना और प्रतिक्रिया संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करना और फिर आगे के लिए टेक्निकल गाइडेंस देना, इसके दिशा निर्देश तैयार करना। इस तरह से कोरोना को नियंत्रित करने में सरकार के मार्गदर्शन के लिए ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसने भी कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स बनाया। इसके अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल हैं, जबकि ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर बलराम भार्गव हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण। डॉक्टर भार्गव और राजेश भूषण इसके सह अध्यक्ष हैं। ICMR नेशनल टास्क फोर्स में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया समेत सरकार और बाहर के तकनीकी क्षेत्र के 21 एक्सपर्ट शामिल हैं, जो रिसर्च के आधार पर तय करते हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किस तरह से हो। यानी सरकार के पास मॉनिटरिंग और प्लानिंग की तैयारी पूरी है। लेकिन इसी सिस्टम ने बारहा प्लाज्मा थेरेपी जैसे किंचित अवैज्ञानिक तरीके की जरूरत को फ्लैग भी किया था। जी, सितंबर 2020 में ही सबसे पहले प्लाज्मा पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद अक्टूबर 2020 में खुद ICMR ने कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी की वजह से कोरोना के बढ़ाव और मृत्यु को कम करने में कोई मदद नहीं मिलती। और इसके सबसे पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अप्रैल के महीने में राज्यों से कहा था कि वो अपने यहाँ प्लाज्मा डोनेशन और प्लाज्मा बैंक की अच्छी व्यवस्था विकसित करें। अब ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हैं। सवाल है कि अगर पहले से ही उठ रहे सवालों पर गौर करके प्लाज्मा ट्रीटमेंट को प्रतिबंधित कर दिया गया होता, बेजा की दवाओं का लोड खत्म कर दिया गया होता, तो देश का कितना सारा वक्त और कितने संसाधन बच सकते थे। और क्या देश के स्वास्थ्य मंत्री अपने ही विशेषज्ञों की बात पर ध्यान नहीं देते, जबकि मंत्री जी खुद डॉक्टर हैं। हम देख रहे हैं कि लोग प्लाज्मा के लिए अभी भी सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ये गुहार बहुत तेज थी। हम सब कोशिश भी करते थे कि प्लाज्मा मिल जाए। कई की जानें बचती थी, कई को नहीं बचाया जा सकता था। तो क्या हम गलत इलाज की दिशा में बढ़ रहे थे? क्या ये गलत फैसले नहीं थे? अगर सही फैसले थोड़ा और जल्दी ले लिए गए होते तो क्या कुछ और जिंदगियों को बचाया जा सकता था? इसी किस्म की दुविधा रेमडेसिविर, आइवरमेक्टिन और स्टेरॉयड के इस्तेमाल के समय भी दिखाई देती है। कोरोना में इलाज के लिए WHO ने इन दोनों के ही इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है, लेकिन तमाम चेतावनियों के बावजूद इलाज के इन तरीकों का भारत में बदस्तूर इस्तेमाल जारी है।